कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम करने का, कभी क्लोजली या कभी दूरी से भी, बट आई थिंक मुलायम सिंह वॉज ए वेरी वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मायावती के साथ लोगों को ये था, कई बार ये कहते थे कि डरते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे, पता नहीं क्या इंसल्ट हमारी करते। ये कहना कि साहब लड़कियों पे ध्यान नहीं था, ये तो विल बी टेलिंग ए लाई। रामपुर कॉलेज में, जो रजा कॉलेज है, वहाँ एक सड़क थी, उसको ठंडी सड़क कहते थे, उस पर सिर्फ लड़कियाँ चल सकती थी। अच्छा। नो बॉय कुड डेयर गो देयर। वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का मेलजोल वॉज ऑलमोस्ट ए पनिशमेंट। एनकाउंटर तो कई किए हैं। तो मैं आजमगढ़ में एसएसपी था। एक वहाँ बहुत ही नामी ग्रामी क्रिमिनल था, अशोक सिंह नाम। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट एक लेडी से है जो शहर में कहीं रहती थी, तो ये आता था उससे मिलने। कुछ फिल्मी स्टाइल का इनकाउंटर था। कॉल आएगी आपके पास पैसे की, उसको मना मत कीजिए, डील कीजिए। लेकिन हम फ़ोन टैप कर रहे थे, 5 लाख पर डीलिंग हो गई। हमने भी उस होटल में चेक इन कर लिया। इन दोनों कमरों के लिए वेटर जो है वो हमारा पुलिस का आदमी होगा। मेरे पास रात के 1 बजे उनके घर वाले आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पिताजी लौटे नहीं है। मुझे लगा कि ये किडनैपिंग का केस है। तो वो ड्राइवर जो है वो अपीयर हो गया, गाड़ी हमारी वहीं छोड़ दी। मुझे कहा तुम जाओ, और डॉक्टर साहब को ले गए। हम लोग करीब 25-30 आदमी लगे उसका। उत्तराखंड आंदोलन की बात हो गई है ना, रामपुर तेरा जो था, हमारे पास इंस्ट्रक्शन दिया है कि साहब आपको जाने नहीं देना है। तो कोशिश की, लोगों से बातचीत की, समझाया बुझाया, लेकिन वो इतने मोटिवेटेड लोग होते हैं आंदोलनकारी, उनके समझ में कुछ आता नहीं है। लोगों की डेथ भी हुई और तरह तरह के तमाम तरह के आरोप भी। एक दूसरा आपका रूप है जो आपकी बहुत ही, मेरे ख्याल से आपको डिफाइन भी करता है, वो साहित्य। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। एक कहानी प्रतियोगिता हुई कॉलेज में, और उसमें मेरी कहानी को फर्स्ट प्राइज मिला। फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, करीब 28 साल से ये मैगजीन निकल रही है, रेगुलरली निकल रही है। और इस समय मेरे ख्याल में हिंदी की कहानी के ऊपर, हिंदी की जो टॉप मैगजीन है उसमें से ये। तो मैं 3 औरतों को देखा करता था, ये बात 10-12 साल पुरानी बात। दे वर ऑल फ्रॉम हिल्स। पता नहीं क्यों मुझे उन औरतों में इंटरेस्ट हुआ। वर्दी की शक्ति, साहित्य की कोमलता। शैलेन सागर सर, आईपीएस, एक्स डीजी उत्तर प्रदेश, आज हमारे मेहमान हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनका बहुत अनुभव रहा है साहित्य में भी और पुलिसिंग में भी। ये दोनों चीज़ें आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, पढ़ाई कहाँ की आपने, कहाँ के रहने वाले थे आप, पेरेंट्स क्या करते थे, थोड़ा सा ये बताइए पहले। मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। छोटा सा शहर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहीं मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं मेरी सारी स्कूलिंग, कॉलेज, पढ़ाई हुई है। मेरे फादर जॉब में थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो सारा जो कुछ हमने सीखा है या जो कुछ आगे बढ़ने की हमें एक डिज़ायर रही है, उसमें कुछ ना कुछ भूमिका आपके शहर की और आपके साथ के लोगों की होती है और आपके परिवार की होती है। तो वो रोल मेरे जीवन में भी इन लोगों ने अदा किया है। तो आपकी स्कूलिंग वहाँ से हुई, मतलब 12th तक पढ़ा आपने वहाँ? नहीं, पूरा एमए तक। एमए तक मैंने वहीं किया है। तो एमए कौन से सब्जेक्ट से किया? मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया था। हाँ। और एमए करने के बाद मेरा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ज्ञानपुर बनारस में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एज ए लेक्चरर। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र रामपुर, जिस कॉलेज से मैंने एमए पास किया था, उसी कॉलेज में एक वैकेंसी हुई, तो मेरा ट्रांसफ़र रामपुर कॉलेज में किया गया। तो इस तरह से लगभग 3 साल मैं एज ए लेक्चरर इंग्लिश काम कर चुका हूँ। अच्छा, तो फिर आपने ये आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम देने की कब सोची और क्यों सोचा? ये वो समय था जब कॉम्पिटिशन्स की जो भी अलख थी वो इलाहाबाद केंद्रित थी। इलाहाबाद के बाहर जो है कुछ लोग जानते नहीं थे। जैसे हम रामपुर में थे, हमें कॉम्पिटिशन्स के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। कब होते हैं एग्ज़ाम, कैसे होते हैं, कैसे सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है,
ना आपके साथ के लोग ऐसे होते हैं जो इन बारे में जानते हैं, और दुर्भाग्य से ना टीचर ऐसे होते हैं इन कॉलेजेस में जो कॉम्पिटिशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हों। तो इसलिए जब तक हम रामपुर रहे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहली पोस्टिंग ज्ञानपुर हुई। ज्ञानपुर इलाहाबाद और बनारस के बीच में है। वहाँ बहुत लोग ऐसे थे, यंग लेक्चरर्स मेरी उम्र के ही, 20 से 22, 24, 25 के, जो इलाहाबाद से पढ़ के आए थे या बनारस से भी कुछ पढ़ के आए थे। वो लोग जानते थे कॉम्पिटिशन्स के बारे में और उन्होंने ही तैयारी भी कर रही है। तो उनका देखा देखी मुझे भी लोगों ने कहा कि तुम भी तैयारी करो। तो सबसे पहले अपने कुछ फ्रेंड्स के कहने से मैंने PCS का फॉर्म भरा। आई थिंक इट वॉज माई शेयर फॉर्चून कि आई वॉज द ओनली पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम ज्ञानपुर दैट ईयर एंड विद अ गुड मेरिट। आई वॉज 3rd इन UP एंड आई वॉज द ओनली पर्सन। तो फिर IPS जैसे आपका ये रिजल्ट आउट हुआ होगा तो उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ होगा आपका, तो इंटरव्यू कुछ बात बताइए उसकी। इंटरव्यू में गए तो कुछ तैयारी वैयारी नहीं थी, उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर मेरा इंटरव्यू, आई क्वालिफाइड फॉर IAS किया था मैंने, और उस समय तक मैं PCS ज्वाइन भी कर चुका था। आई हैड ज्वाइन द PCS बाय दैट टाइम, और मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था एज ए डिप्टी कलेक्टर। अच्छा। तो वहाँ एक DM हुआ करते थे, नरेश सक्सेना, बहुत UP के बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स में से रहे हैं वो, अपने बैच के टॉपर भी थे, 64 बैच के। तो उन्होंने मुझे बुलाया जब उनको पता चला इसने क्वालिफाई किया, तो उन्होंने ही गाइडेड कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लुकिंग एट माई बैकग्राउंड। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम चाहो तो एक 15 दिन के लिए राव IAS सर्किल में चले जाओ। इलाहाबाद में होता था शायद? नहीं, दिल्ली में मिस्टर राव का एक IAS स्टडी सर्किल था, वो अभी भी है, अब पता नहीं कौन चला रहा है। तो मैं गया वहाँ 15 दिन के लिए और कुछ उनकी जो एडवाइस थी फॉलो किया। तो उसमें हम इंटरव्यू में गए, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको लगता है यार आपके अलावा बाकी सब लोग बहुत जानते हैं। क्योंकि एक तो मैंने कहा नहीं दी, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा नीचे रहने का कॉम्प्लेक्स कि यार यू आर कमिंग फ्रॉम माई प्लेस लाइक रामपुर, आप किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, है ना। तो वहाँ सब अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे, दिल्ली के, कुछ विदेशों के पढ़ के लोग हुआ आया करते थे। कोई LLB करने लंदन से ऐसे करके आ रहा है, कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है। तो आपको लगता है यार बड़ा मुश्किल है यहाँ कुछ है। लेकिन धीरे धीरे सेकेंड टाइम आई डिड फील कॉन्फिडेंट कि नहीं, आई हैड डन वेल इन रिटन लास्ट ईयर ऑल्सो, मैंने इस बार भी अच्छा ही किया होगा और वो होगा। और आई डिड अपीयर, और मेरा IAS में 3 नंबर से कम रहे थे मेरे। अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ, वेल नोन हिस्टोरियन रोमिला थापर बहुत इन दी बोर्ड। अच्छा। अब तो 90 कुछ की हैं, उस समय रही होंगी 50, 40, 45, 50 की। तो उन्होंने मेरा वो देखा डिटेल्स, तो उन्होंने कहा कि ओ यू हैव बीन एक्टिव इन NSS ऑल्सो। अच्छा। उस जमाने में कॉलेज में NCC और NSS वगैरह हुआ, नेशनल, अभी भी होता होगा NSS। तो उसमें तरह तरह की स्कीम्स होती हैं, कुछ लोग जो है वो तरह तरह के उसमें प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक हमारे यहाँ NSS में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे याद थी कि एक एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा था। तो उसमें हमारे टीचर एक बार हम 8-10 लड़कों को एक गांव में ले गए, 2-3 दिन लगातार, और एक वहाँ चौपाल में बैठ के एडल्ट एजुकेशन में इन्वॉल्व हुआ। उसका हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि साहब इन्होंने एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लिया है। तो वो सर्टिफिकेट वॉज देयर विद हर। तो शी सेड ओह यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दी, नाउ टेल मी हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एडल्ट एजुकेशन दीज डेज। पहली बात तो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ हमें पता ही नहीं थी क्या है, और बस TV भी थोड़े बहुत आ गए थे, और आई एम टॉकिंग ऑफ 75, तो कुछ था ही नहीं, और टेक्नोलॉजी के बारे में हम बिल्कुल नील भी थे। और वो बार बार पूछे, नहीं, ट्राई टू थिंक, एंड वेरी रिसेंटली ए न्यूज़ हैड कम अबाउट द टेक्नोलॉजी, द एम ऑफ विच, वन ऑफ द एम्स ऑफ विच वॉज
adult education program. अच्छा। I could not answer that question. So she herself said, कि a satellite has been launched recently. और उसके जो मोटो आए हैं उसमें एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा है। हाँ, तो मैंने कहा मैम सॉरी आई डिडंट नो दिस, आई थिंक आई मिस्ड एटलीस्ट 2% मार्क्स इन दिस। 2% मतलब यह है कि 300 का इंटरव्यू होता है तो 2% में 6 नंबर। तो आई कुड अगर इफ आई हैड आंसर्ड दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली शायद हो सकता था। कोई इंटरेस्टिंग बात इंटरव्यू की? ये ज़रूर था कि क्योंकि मेरे पास तो जानकारी नहीं थी, तो उसमें एक साइकोलॉजी भी होता है, एंड साइकोलॉजी वाज माय सब्जेक्ट इन पीसीएस एज वेल एज मैंने बीए में पढ़ी थी। और फॉर्चुनेटली आई हैड ए वेरी गुड टीचर इन रामपुर जो अच्छी जानते थे साइकोलॉजी, इंटरनेशनल बुक्स के बारे में उनको जानकारी थी। तो मैं उनके पास जाता था, पांडे जी थे और उनसे मैं तो उस साल मेरे साइकोलॉजी में पूरे इंडिया में हाईएस्ट नंबर आए थे। अच्छा। इन 200 आई गॉट 164 मार्क्स एंड दैट टू विदाउट प्रैक्टिकल। उसमें प्रैक्टिकल होता और मतलब थ्योरी में मेरे 164 मार्क्स आए थे। अच्छा। आउट ऑफ 200। तो जो साइकोलॉजिस्ट था उसको लगा कि ये आदमी तो साइकोलॉजी के बारे में बहुत जानता होगा, तो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन साइकोलॉजी। अब वो एडवांस लेवल पे जा रहा था वो। तो 2-3 का तो मैंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा आई एम सॉरी आई हैव नॉट रेड दिस एंड दिस। तो बट यू हैव स्टडीड साइकोलॉजी। तो चेयरमैन इंटरफेयर। उसने कहा ही हैज स्टडीड साइकोलॉजी ओनली एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड आई थिंक यू हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस अप टू दैट लेवल, सो लेट इट गो। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर आप मेरे ख्याल से यूपीएससी के बोर्ड में भी रहे हैं कभी आप? हाँ, वो तो बाद में आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट वो सभी काफ़ी लोगों को बुलाते रहते हैं वो लोग सिविल सर्विसेज बोर्ड में। मैं 3 साल गया था, उसके बाद बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज आई कुड नॉट गो। आपका इंटरव्यू हो गया, फिर रिजल्ट आउट हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट आउट होता है उतना बड़ा एग्जाम है ये इंडिया का, तो एक उसकी खुशी तो अलग ही होता है। नेचुरली इट वाज ए बिग हैप्पीनेस ऑफ माय लाइफ। और लगा कि हाँ शायद ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ने का मौका हमें मिला है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई आपकी? हाँ, ट्रेनिंग जो है वो उस समय, अब तो मैंने कहा नहीं पैटर्न बदल गया, उस समय ये पैटर्न था कि जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी है, जो बेसिकली आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ सब सर्विसेज का एक फाउंडेशन कोर्स होता है, दैट इज़ फॉर 14 वीक्स। सब लोगों को बुलाते हैं और वो साल में कई बार 2 बार करते हैं, क्योंकि एक बार में 600-700 लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हम लोग मसूरी पहले गए थे, वहाँ 14 वीक्स का था। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग आए थे नागपुर में सिविल डिफेंस का एक इंस्टीट्यूट है, 2 हफ्ते का वहाँ सिविल डिफेंस का इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग होती है। देन वी गो टू नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, दैट इज़ फुल 1 ईयर कोर्स। उसके बाद फिर लौट के आते हैं तो थोड़ी दिन 2 हफ्ते का आर्मी अटैचमेंट होता है। देन वी कम टू द स्टेट एकेडमी, जो स्टेट का ट्रेनिंग सेंटर होता है पुलिस का, वहाँ आप करीब रहते हैं 2 महीने करीब, क्योंकि जो स्टेट के लॉज हैं, रूल्स हैं, वो वहाँ बताए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं। देन यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। तो आईपीएस की टोटल ट्रेनिंग इज अबाउट 2.5 ईयर्स। अच्छा, टोटल मिला के 2.5 साल हो जाते हैं। तो कुछ ट्रेनिंग पीरियड के कुछ किस्से होंगे कुछ जो ट्रेनिंग का एक तो मतलब किस्सा क्या, मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था, बिकॉज वहाँ अलीगढ़ में बुलाते थे लोग और ये सब। तो बस मैं रामपुर गया, सुबह सामान कलेक्ट किया। उस ज़माने में तो सामान के नाम पे एक होलडाल हुआ करता था, उसमें रज़ाई और गद्दा लेके जाना पड़ता। एक हमारी अम्मा ने अटैची इस तरह की होती नहीं थी, ये जो आजकल फाइबर की और लेदर की भी बहुत कम, तो एक टीन का बक्सा था इतना बड़ा, उसमें सामान रख के हम गए। था वेरी टायर्ड। और मैं जब देहरादून पहुंचा तो बारिश हो रही थी धुआंधार, तो टैक्सी में 2-2, 3-3 लोगों की टैक्सी बुक हुई और हम लोग पहुंचे। वहाँ पर एक लाइन थी, उसमें लाइन में लग जाना पड़ता था फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल। तो करीब 2-2.5 घंटा
यही सब में चलता रहा, वहाँ लाइन, ये वहाँ क्या नाम है, हॉस्टल की चाबी लो, फिर वो बताते थे क्या क्या करना है, कब आपको क्या मिलेगा, लंच कहाँ मिलेगा, ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा। देन यू गो टू द रूम, और रूम में आपके साथ में 1 या 2 पार्टनर हुआ करते थे। तो मेरे साथ में मेरा एक पार्टनर जो था, बाद में ही ऑल्सो गॉट इनटू IPS, बालाचंद्रन, तो वो था। तो मैं गया और जाके बिस्तर पे ऐसी खाई, क्योंकि मेरा गद्दा उद्दा सब भीग गया था, तो ऐसी ही चारपाई पे जाके लेट गया एट अबाउट आई थिंक 2:30 या 3 o'clock। और मैं अगले दिन सुबह सो के उठा, तो वो हमारा बालाचंद्रन जो दोस्त था वो बड़ा परेशान था कि यार इसको कुछ हो गया है क्या। तो वो 1-2 लोगों को बुला के लाया कि यार ये इतनी देर से सो रहा है, डिनर के लिए भी नहीं जा रहा है। तो बड़ी उठाया उसने मुझे, लेकिन फिर भी आई वॉज सो फास्ट एस्लीप कि मैं उठा नहीं। अच्छा। तो वो ये किस्सा बहुत दिनों तक लोग सुनाते थे कि ही कुड स्लीप सो लॉन्ग। अच्छा। तो ये तो खैर ऐसे ही था। बाकी जो शुरुआती एक्सपीरियंस मैं मसूरी का जो बताना चाहूँगा कि वहाँ काफ़ी चीज़ों का रेजिमेंटेशन है। रेजिमेंटेशन का मेरा मतलब ये है कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है कि आज ये है, आज आप जब आप राइडिंग के लिए जाएंगे तो ब्रीचिस पहनेंगे, इस तरह का ऊपर का जैकेट होगा। जब आप योगा में जाएंगे तो शॉर्ट पहनेंगे, उसका ये होगा। तो कई तरह की ड्रेसेस रखनी पड़ती हैं। उसमें एक वहाँ पर ये था कि वो मसूरी एकेडमी में था, वहाँ भी हैदराबाद में, आई थिंक वंस ए मंथ देयर यूज्ड टू बी ए फॉर्मल डिनर। उसको कहते थे फॉर्मल डिनर। उसको वो कहते हैं ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो उसमें क्या है कि आपको बंद गले का कोट और पैंट पहन के जाना होता है। और वहाँ पर ब्रिटिश ट्रेडिशंस थी। पहले ज़माने में तो दारू वारू से, शराब से टोस्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये सब नहीं था। लेकिन उसमें डिनर से पहले जो है टोस्ट हुआ करता था। अच्छा। बाकायदा सबके हाथ में जूस का गिलास दे दिया जाता था और डायरेक्टर वहाँ साइड में खड़े रहते थे और वो कहते टोस्ट फॉर द बैच ऑफ 76, टोस्ट फॉर द एकेडमी, इस तरह करके करते थे। और उसके बाद जो है वो डायरेक्टर का करीब 20 मिनट 15 मिनट का लेक्चर होता था। खाना जो होता था वो होता था कॉन्टिनेंटल फूड। अच्छा। दैट वाज द हेल ऑफ ए प्रॉब्लम। अब वो होता ये था, अब वो कोर्स के हिसाब से होता था। पहले कोर्स में सूप आया, पी लिया लोगों ने। उसके अगले पीस में उन्होंने जो है कोई ब्रेड का या बन का पीस भेज दिया विथ सम बटर, वो चला गया। उसके बाद थर्ड कोर्स में जो है बॉइल्ड वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ आई। तो 5 या 6 कोर्स का डिनर होता था और वो इतना नाकाफ़ी होता था कि लोग भूख के मारे परेशान हो जाते थे। बिकॉज जब हम लोग आते थे निकल के तो किसी का पेट भरा हुआ नहीं होता था, तो सब लोग वो होते थे। और मैं तो अभी मसूरी गया था, उन्होंने 50th ईयर सेलिब्रेट किया था अभी इसी मई में ही। तो वहाँ एक बड़ी फेमस दुकान हुआ करती थी, हैरीज शॉप। अच्छा। मतलब हरी नाम था लेकिन हैरीज शॉप। तो उसकी 2 बातें अच्छी थी, वो पराठे बहुत अच्छा बनाता था। तो लोग जुटते, और उसकी लड़कियां बहुत सुंदर थी। अच्छा। तो वो लोग जो है 2 वजह से वहाँ जाते थे। कि वो, और उसकी लड़कियों की अच्छी सर्विसेज में शादी भी हुई फाइनली। अच्छा। शायद सेंट्रल सर्विसेज के 2 बच्चों की शादी है। तो और गुड लुकिंग गर्ल्स। तो रात को जैसे ही होता था, मैकेडमी के गेट से नीचे की तरफ हैरीज शॉप थी। तो करीब 100, 150, 200 लोग, और वो मैंने पराठे बना के रखता था तैयार। तो वो पराठे बनाते रखता था और खिलाते खाते थे हम लोग। मसूरी, अच्छा लोगों ने क्या किया कि जैसे मैं ये बंद गले का कोट बनवाया, वुलन था वो। जब हम हैदराबाद पहुंचे तो वहाँ भी वही। तो ये भाई यार अब दोबारा कौन बनवाए इस कोट। तो हम लोग वो वुलन, हैदराबाद वाज वेरी वेरी वार्म। मई जून जुलाई तो बहुत वार्म होता था। जब हम लोग पहले दिन नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचे तो पहले दिन हमसे कहा गया कि आज आपके लिए फ्री डे है। अच्छा। कुछ नहीं करना, नो ट्रेनिंग। तो सब लोग बड़े खुश हुए कि आज फ्री डे है। तो हम लोगों को जमा किया गया और उस फ्री डे में ये कहा गया कि आपको सिर्फ कैंपस दिखाया जाएगा। हैदराबाद पुलिस एकेडमी का कैंपस काफ़ी बड़ा है, 200 कुछ एकड़ का है वो कैंपस। तो वो जो है उन्होंने रनिंग करके हम लोगों को रनिंग करते थे, कराते थे। फिर कहते देखिए ये साहब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, ये साहब जिम है, ये ऐसी या तो ये डायरेक्टर का रेजिडेंस है, यहाँ आपकी क्लासेस होंगे, लाइब्रेरी, इस तरह घुमा के करीब
2.5-3 घंटे उन्होंने हमें दौड़ाया। काफ़ी लोगों के पैरों में, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, काफ़ी लोगों के पैरों में सूजन वूजन आ गई। किया जो सब लोग गर्म पानी में पैर डाल के बैठे, नमक डाल के। और उसके बाद जो है फिर 4 बजे से हुआ कि साहब हेयर कटिंग होगी, कि ये मस्ट है। तो आप ये समझिए हम सब लोगों के अच्छे खासे वो दैट वाज ए टाइम व्हेन लॉन्ग हेयर वाज इन फैशन। मेरे भी बड़े बड़े बाल थे, सभी के थे बड़े बड़े बाल। तो बिल्कुल वो नाई आया, उसने कहा था बैठिए। अब बिल्कुल क्रू कट बाल जो है, छोटे छोटे से इतने करके, यहाँ उस तरह, यहाँ उस तरह, यहाँ उस तरह, बीच में इतने इतने से बाल। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड अवर ट्रेनिंग। उस जमाने में आईपीएस में लड़कियां कितनी सेलेक्ट होती थी? आपको पता ही होगा कि किरण बेदी वॉज द फर्स्ट लेडी। शी वॉज सेलेक्टेड इन 72। और 73 में भी देयर वाज ओनली वन लेडी, कंचन चौधरी, जो यूपी काडर में आई थी। बाद में शी शिफ्टेड टू उत्तराखंड एंड वाज डीजीपी उत्तराखंड आल्सो, कंचन चौधरी। 74 में 2 लड़कियां थी और 75 में भी शायद 2 या 3 थी। हमारा बैच में पहली बार 6 लड़कियां आई थी। आपका बैच कौन सी? 76 था। 76 बैच है हमारा। तो पहली बार 6 लड़कियां थी हमारे बैच, जो ये कहा है सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। बट अब तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब तो ऑलमोस्ट 35-40% गर्ल्स आर कमिंग इन आईपीएस। हाँ, अब तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हाँ अब तो लड़कियां बहुत आ रही हैं। पहले नहीं आती थी, ये सोचा जाता था कि ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होती भी हार्ड है, लेकिन अब तो बहुत लड़कियां आ रही हैं। अच्छा, एक जो पीरियड होगा जब 18 साल के होंगे आप, तब तो ग्रेजुएशन कुछ किया होगा, और उसके बाद आपका आईपीएस में सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये तब भी आप 28 साल के कुछ होंगे? नहीं, आई वाज 25-26 है ना। ये एक पीरियड था आपका व्हेन यू वर वेरी यंग एंड स्मार्ट ऑल्सो। मैंने आपकी फ़ोटो देखी है पुरानी, ठीक है। तो आपको भी कई उसमें लड़कियां मिली होंगी, फ्रेंडशिप हुई होगी। ऐसा है, एक मतलब ये कहना कि साहब लड़कियों पे ध्यान नहीं था, ये तो विल बी टेलिंग ए लाई। हाँ। लेकिन एक्चुअली हमारी सिचुएशन थोड़ी ख़राब इसलिए थी कि व्हेन आई वाज 18 आई लॉस्ट माय फादर। अच्छा। तो ही डाइड एट द एज ऑफ 38। बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो हमारा फैमिली एक बहुत ही क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहा था। अच्छा। और हम और मेरे बड़े भाई, हम दोनों थे। मेरा बड़ा भाई 1.5 साल मुझसे बड़ा था। उसको अपनी पढ़ाई, मैं बीए पार्ट 1 में था, वो बीएससी पार्ट 1 में। उसकी पढ़ाई रुक गई। रुक कर उसने फिर उसको किसी से कह कुआ के वहाँ कचहरी में ही बीके में क्लर्क। तो उससे जो है बाद में जब मैंने एमए कर लिया तो हमने उसका नौकरी छुड़वाई। सब लोगों ने मना भी किया, छुड़वाई, और छुड़ा के उसकी पढ़ाई हुई। एंड देन ही गॉट इनटू जुडिशियल सर्विसेज, और बाद में डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर हुआ वो हमारा भाई। तो मेरा कहने का मतलब, वी हैड ए क्राइसिस सिचुएशन। वी वर, दिमाग में ये था कि वो पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना तो ज़िंदगी ख़राब है। क्योंकि फाइनेंशियली वी आर वेरी वेरी टाइट फाइनेंशियली। और तो ज़्यादा लड़कियों पर ध्यान था नहीं। और मतलब मेरा ये 1-2 लड़कियां थी जो बात करती थी, लेकिन उस ज़माने में फ़ोन वोन तो थे नहीं, तो किसी से कोई संपर्क नहीं था। कोई मिलने आ गया रामपुर में जो कॉलेज था, वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का मेल जोल वॉज ऑलमोस्ट ए पनिशमेंट। वहाँ जो है रामपुर कॉलेज में, जो रज़ा कॉलेज है, उस अब तो खैर थिंग्स आर डिफरेंट। वहाँ एक सड़क थी, उसको ठंडी सड़क कहते थे, उस पर सिर्फ लड़कियाँ चल सकती थी। अच्छा। नो बॉय कुड डेयर गो देयर, उसको पनिश किया जाता। तो वहाँ लड़के लड़कियों का मेलजोल ना के बराबर था बिल्कुल कॉलेज में। और जैसे मैंने कहा, हमारी इमेज भी ऐसी थी कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ये। तो आई हैड नो सच इन्वॉल्वमेंट और या अट्रैक्शन। आई डोंट थिंक आई हैड एनी अट्रैक्शन ऑल्सो टुवर्ड्स एनीवन जब तक मैं पीसीएस वगैरह में था, ऐसा कुछ नहीं था। कभी अफेयर हुआ किसी से? फाइनली आई मैरिड। अफेयर तो हुआ ही। कब हुआ जरा बताइए। वो मैं अलीगढ़ में, जैसे मैंने कहा कि पीसीएस में मेरा पोस्टिंग अलीगढ़ में थी, तो मेरे साथ में मेरी एक बैचमेट थी पीसीएस की, अनीता। तो वो जो है वो चंदौसी की रहने वाली थी वो भी।
तो वो एक बार अलीगढ़ आई, तो आई तो ये हुआ भाई मेरे साथ का यहाँ अधिकारी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, चलो उसके यहाँ चलते हैं। माई वाइफ वॉज हर यंगर सिस्टर। अच्छा। तो शी केम अलॉन्ग विद हर। तो फिर अच्छा, और मेरा जो घर था वहाँ अलीगढ़ में, वो ऐसा था कि जब आप स्टेशन से या यूनिवर्सिटी जाएंगे तो रास्ते में सड़क पे ही पड़ता था। तो शी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब विदाउट एनी इंटेंशन। देन एक दो बार पूनम जब उधर से आ रही थी तो वो आ गई मिलने हमसे, फिर हम भी यूनिवर्सिटी जाने लगे मिलने। दिस इज हाउ इट। तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी ना, शी वाज डूइंग पीएचडी, एमफिल कर चुकी थी, पीएचडी कर रही थी मेडिवल हिस्ट्री में। पहले दिन वर्दी पहनी होगी, एक वर्दी पहनना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। आईपीएस की वर्दी, एक वो कुछ ऐसे कुछ उसमें, उस जमाने में कॉटन की वर्दी हुआ करती थी, एंड टेरिकॉट वाज नॉट अलाउड इन पुलिस। और कॉटन की वर्दी होती थी और उसमें कलफ लगा होता था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग आदी नहीं थे इस तरह के कपड़े पहनने के। तो पहले दिन जब ये हुआ कि भाई आज वर्दी पहन के जाना है, तो वो कलफ लगी और इतना ज़बरदस्त उसमें वो लगा रहता था कि उसको पहनने में इतनी दिक्कत होती थी। तो शुरू में तो ये हुआ, बड़ा इनकन्वीनियंट फील हुआ कि यार कैसे, वो हर चीज़ बाह्य है बिल्कुल खड़ी रहती थी ऐसे। पैंट जो है बिल्कुल ऐसे रहती थी कि उसमें पैंट डालो तो उसकी क्रीज बिल्कुल टाइट ही रहती थी। लेकिन हाँ, उस दिन के जब हुआ तो अब उस ज़माने में कैमरे नहीं थे, कुछ लोगों पे, दो चार लोगों पे कैमरे थे, मोबाइल तो सवाल ही नहीं। तो हम लोगों के पास कोई इस तरह की इमेज नहीं है कि हम ये बताएं कि साहब ये हमने पहले दिन खोली थी वर्दी। लेकिन उसके करीब 2 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद होली आई थी, तो हमें 5 दिन की छुट्टी मिली थी। तो हमारी मदर ने हमसे कहा था कि वर्दी लेके आना। अच्छा। तो पहली बार रामपुर में वर्दी पहनी थी अच्छी तरह से, अच्छा लगा था। सारे हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हमारे ऑफ कोर्स घर वाले, और तब पहली बार वर्दी के साथ हमारी कई फोटो खींचे थे। अच्छा। तो इट इज़ ए वेरी वेरी प्राउड मोमेंट एंड ए प्राउड फीलिंग कि आप इस चीज़ को पहने। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब नौकरी का या पहला दिन हो या पहला जो इनिशियल डेज हैं, तो कुछ ऐसी वो यादें भी होंगी, आपकी फीलिंग्स होंगी, वो आज भी आप याद करते होंगे। तो पहली पोस्टिंग बरेली में थी मेरी, एज एएसपी मैं बरेली में पोस्ट हुआ था। और क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी वहीं कर रहा था, तो कोई नयापन मेरे लिए नहीं था। आई न्यू दी स्टाफ एवरीवन। लेकिन ये ज़रूर था कि आपको ये एहसास होता था कि आप पुलिस में यू आर अमंग इक्वल्स ऑल्सो, यू आर सुपीरियर। जैसे डिप्टी एसपी सीनियर होते थे जो कई साल की नौकरी कर चुके होते थे, लेकिन जो एएसपी होता था, एएसपी कहा जाता है उसको, जो आईपीएस का जो ट्रेनिंग जाता है करने, इज कॉल्ड एएसपी। तो उसकी एक सुप्रीमेसी मानी जाती थी। मतलब जैसे छोटी छोटी, जैसे उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, पता चला पूरे ज़िले में 4 या 5 गाड़ी, एक एसएसपी के पास है, एक एडिशनल एसपी, और बाकी जो डिप्टी एसपी वगैरह होते थे सब लोग, 5 हैं तो 2 गाड़ियाँ। अच्छा। उसमें पूलिंग करते थे सब लोग। और बस एएसपी का एक प्रिविलेज था कि वो जब चाहे गाड़ी ले सकता था। अच्छा। मतलब इतना ये लिहाज उसका किया जाता था। और तो आपको थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको बहुत जल्दी एहसास भी होता है कि आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब भी दिखा सकते हैं जब आप यू आर ए बेटर वर्कर ऑल्सो एज ए पुलिस ऑफिसर। और उसके लिए आपको इन्हीं लोगों पे जाना पड़ता है। यू हैव टू लर्न पुलिसिंग। जो लोग जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, डीएसपी बने हैं, या जो पीपीएस के लोग हैं जो 10-10 साल से डिप्टी एसपी काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग की काफ़ी चीज़ें और जो प्रैक्टिकल आप वर्क करते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस भी है, जो कि आपको यही लोग सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सीन, क्राइम का सीन कैसे आप विजिट करेंगे, क्या चीज़ देखेंगे। मान लीजिए डकैती हुई है तो उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए,
तो वो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है एकेडमी में, लेकिन वो इतना रजिस्टर नहीं करता है। व्हेन यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट, तो यही लोग, इसीलिए जो एसएसपी हुआ करते थे वो कहते थे कि इस हफ्ते आप इनके साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, अच्छा। इस हफ्ते आप इनके साथ रहेंगे। तो एक हफ्ते वो अपने साथ भी रखते थे कि मेरे साथ रहो एडिशनल, क्योंकि आप इन्हीं से सीखते हैं। तो आप थोड़ा ग्राउंडेड फील करते हैं कि नहीं, हमें सीखना इन्हीं लोगों से है। और जब तक ये हमें अच्छी तरह नहीं सिखाएंगे तब तक हम वी कैन नॉट डू वेल इन पुलिस। अच्छा, होता नौकरी नई नहीं मिलती है, ऐसी इतनी बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है, पहली बार एक बच्चा जो गांव से आया है रामपुर जैसी जगह से, तो एक पावर मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, तो अपने आप में भी कई चेंजेज आते होंगे थॉट्स में। मतलब मैं ये कहूँ कि बिल्कुल चेंजेस नहीं आते, ये तो कहना गलत होगा। थोड़ा बहुत तो चेंजेस आती हैं। वंस यू आर इन गुड सर्विस, आप देखते हैं चारों लोग आपको चारों तरफ लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फ़र्क तो आते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो एक समझदार आदमी होता है और जो लाइफ की स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, उसको ये एहसास होता है कि नहीं, हमें नीचे ही रहना है। हमें अगर कोई आपको सम्मान दे रहा है, आपको भी उसे सम्मान देना है, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। तो आपको उस एज में ये सब एहसास था? ये मुझे एहसास पक्का। जनरली मैं देखता हूँ उस एज में बहुत कम लोगों को होता है। नहीं, मैंने कहा नहीं, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ माई फैमिली सिचुएशन या जो स्ट्रगल थी, तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ये इनकाउंटर होता है, ये होता क्या है इनकाउंटर? देखिए, एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़। ये मतलब कि हमारा, जैसे हमारा इस समय आपका एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है गोली मारना है या पीटना। जो एनकाउंटर में एनी पर्सन हु इज फेसिंग ईच अदर इज एनकाउंटर। मेरा उससे एनकाउंटर हुआ था आज। कोई कह रहे, मान लीजिए हम कहें कि हम फला जगह जा रहे थे, यार स्टेशन पे फला से एनकाउंटर हुआ, मैं मिले फला से। तो इसमें भी यही है कि पुलिस अपनी करती है, फॉलो करती है क्रिमिनल्स को। क्रिमिनल्स कुछ दूर तक भागने की कोशिश करते हैं, जब उनको लगता है कि हम बच नहीं पाएंगे तो फायरिंग वायरिंग शुरू कर देते हैं। उसी फायरिंग, तो दैट इज एनकाउंटर। नहीं, पुलिस के केस में चल रही है, हम लोग आम पब्लिक ये समझते हैं इनकाउंटर का मतलब है कि इनकाउंटर मारा गया, जैसे गोली चलाना, हाँ, मार तो देना। ये गलत एक्चुअली अर्थ है। अच्छा, आपने कितने इनकाउंटर किए आज तक? मतलब मैंने पर्सनली तो मैं 3 में इन्वॉल्व रहा हूँ। अच्छा। एक मेरठ में और एक झांसी में और एक आजमगढ़ में। तो आपने खुद गोली चलाई मतलब? हाँ, उसमें तो गोली चलाई। तो कुछ ऐसे कुछ किस्से हो, जरा बताइए। 2 एनकाउंटर्स में मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गैलेंट्री मिला है। जो पहला एनकाउंटर हुआ था वो मेरठ में ही हुआ था, वो भी दिन में हुआ था। वो ऑफिस से पता चला, ऑफिस में हम लोग बैठे थे तो पता चला एक कार को लूट कर कुछ लोग कार लेके आ रहे हैं। गोली मार दी थी जो सवार था कार वाला। तो हम लोगों ने उसको घेर के वी किल्ड। अच्छा एनकाउंटर था वो, लेकिन उसके मुश्किल से 15 दिन बाद ही द इनफेमस राइट ऑफ 82 टुक प्लेस इन मेरठ। जो वहाँ का एक बड़ा फेमस शाहगासा कांड एक होता था, जिसमें 82 में राइट शुरू हो गया और करीब 2-3 महीने पूरा डिस्ट्रिक्ट बहुत डिस्टर्ब रहा। वो काफ़ी डेथ्स हुई उसमें। तो उसके बाद जब मैं आजमगढ़ में एसएसपी था, तो शाम के 7 बजे एक वहाँ बहुत ही नामी गिरामी क्रिमिनल था, अशोक सिंह नाम था उसके पीछे हम बहुत दिनों से पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट 6-7 महीने से। ये कौन सी ईयर की बात है? दिस इज़ 89। 89, हाँ। तो हम पड़े हुए थे उसके पीछे और उसके लिए आदमी भी लगा रखे थे। तो हमें पता ही चला था कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट एक लेडी से है जो शहर में कहीं रहती थी, स्टेशन के पास रहती थी। तो वो मैंने उस लेडी को एक दिन बुलाया और उसके हस्बैंड जो है कुछ होम्योपैथ टाइप का डॉक्टर था और वो कहीं प्रैक्टिस भी बाहर करता था। तो ये आता था उससे मिलने। तो मैंने उसको बुलाया। मैंने पहले तो वो बोली नहीं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं देखो, ऐसा नहीं है, हमारे पास सबूत है कि तुम्हारे पास वो आता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए। और एक दिन उसने मुझे कहीं से फ़ोन किया और ये कहा कि साहब आज आएगा वो शाम को 7 बजे। अच्छा। तो हमने उसको फिर घेरा और वो अपने 5-6 लोगों के साथ आया था
और घर के अंदर पहुंच गया था। उस पर छोटे वेपन्स थे, ही वॉज फायरिंग, उसको हमने भी सक्सीडेड इन किलिंग, उसमें हमें मेडल मुझे मिला। अच्छा। और जो उसके बाद जो मुझे दूसरा मेडल मिला वो तो खैर बहुत ही अगर मैं कहूँ कुछ फिल्मी स्टाइल का इनकाउंटर था। मैं एसएसपी झांसी था और मेरे पास दिल्ली से सीबीआई के एक जॉइंट डायरेक्टर का फ़ोन आया। बोले यार हम आपको जानते तो नहीं हैं और ऐसी ऐसी बात है, मेरे साले को शायद किडनैप कर लिया है। अच्छा। तो मैंने कहा सर आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहाँ रहते थे? उन्होंने कहा फला जगह रहते थे। तो मैंने कहा अकेले रहते? बोले नहीं, माँ भी रहती थी साथ में और फैमिली उसकी रहती थी दिल्ली। अच्छी फैमिली थी, पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली थी, मिस्टर सेठी। तो हम भागे भागे गए उनकी मदर के पास। तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा कल सुबह से वो नहीं आया। तो कहने कई बार क्या होता था कि वो घर से बिना बताए दिल्ली चला जाता था। तो शी थॉट कि दिल्ली गया होगा। तभी उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया अगले दिन, मेरी बात कराओ ज़रा उनसे। तो उसने कहा वो तो यहाँ कल से तुम्हारे पास गए हुए। तो दिस इज़ हाउ ये लगा कि इसके लेकिन श्योर नहीं थे कि किडनैपिंग। तो फिर हमने उसको वर्क करना शुरू किया कि क्या है कहानी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी का काम करता था। तो ये पता चला 3 दिन से 3 लड़के इसकी दुकान पे ऑफिस में आ रहे थे। अच्छा। यही उनको लेके गया था प्रॉपर्टी दिखाने। अच्छा। लैंड बैंड कोई थी अपनी कार से, और उन लोगों ने कार वहीं छोड़ दी और इसको किडनैप कर लिया। आई मेट द वाइफ ऑफ द, दिल्ली जाके बात की। उनके जो उसके भाई ये थे जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई लेडी के, वो भी साथ में थे। तो ये हुआ कि भाई देखिए कॉल आएगी आपके पास पैसे की, उसको मना मत कीजिए, डील कीजिए उसको। अच्छा उस ज़माने में टेक्नोलॉजी, लेकिन हम फ़ोन टैप कर रहे थे। अच्छा। और फ़ोन वो लैंडलाइन वाला? लैंडलाइन वो टैप करे तो मेरे पास वो हर सुबह वो टेप आ जाता था। तो पहले 20 लाख से, उस ज़माने 20 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी। 20 लाख से शुरू हुई, फ़ोन आ गया। और उसने बात भी करा दी उसकी वाइफ से सेठी की। और ये हुआ कि तो मैंने कहा नहीं आप जो है कम करते जाइए। बहरहाल 5 लाख पर डीलिंग हो गई। तो हमें पता चल रहा था कि ये डीलिंग हो रही है। तो उसने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा मथुरा में फला होटल में आप जाके चेक इन करिए और हमारा आदमी भी वहाँ होगा। आप अटैची उनको दे दीजिए, आपके हस्बैंड 1 घंटे में आप पे पहुँच। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा इसका मतलब इसको रखा कहीं मथुरा में ही है। तो मैं और अपने साथ 4 लोग, हम लोग करीब 4 या 5 लोग, हमने भी उस होटल में चेक इन कर लिया विदाउट टेलिंग एनी। और 2 कमरे हमने भी ले लिए और हमने फिर होटल वाले से बात की और हमने कहा कि देखो हम ये है। और तो घबरा गया वो, उसका मालिक भागा भागा आया। तो हमने उसको समझाया कि नहीं आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, यू शुड हेल्प अस। तो जिस रूम में, मैंने कहा जब वो आएगी मैडम उसको ये कमरा देना और इसके बड़ा वाला कमरा हम लेंगे। और इन दोनों कमरों के लिए वेटर जो है वो हमारा पुलिस का आदमी होगा। अच्छा। आप अपनी ड्रेस दे दीजिए। तो वही किया हमने। हम चेक इन, वहाँ जाके चेक इन कर गए। शी केम इन दी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, करीब 8 या 9 बजे आई। उसके साथ में एज ए फ्रेंड एक कांस्टेबल को भी, लेडी कांस्टेबल को भी भेजा था। तो वो लोग चेक इन दोनों कर गए। हमने देखा एक इसमें 3 व्हीलर जो स्कूटर होता है, इसमें 2 लोग आए, आके पूछे कि वो मिसेस सेठी किस कमरे में है? उसने कहा उस कमरे में। ये लोग धड़ाधड़ाते गए ऊपर। जैसे ही वो गए हमारे आदमी जो है वो गिलास में पानी वानी लेके पहुंच गया। तो ये नहीं लगा कि ये ऐसे, ये लगा अचानक आ गया। वो कहा मैडम पैसे लाए हो? वो कहा लाए हो। खोलो इसको। खोल के दिखाया। ठीक है थोड़ी देर बाद आके लेंगे। उन्होंने पैसे नहीं लिए, चले आए। हमने देखा वो आए चले गए खाली हाथ। करीब आधे घंटे बाद फिर 3 लोग आए और आके
तो मालूम था उनमें से एक पुराना था, 2 लोग नए थे। आए, आके घुसे और अटैची दीजिए और कहा देखो ऐसा है, 1 घंटे में आपका हस्बैंड यहाँ होगा, किसी को कहिए मत, और वरना जैसे वो थ्रेट करते हैं कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बेचारी लेडी रो रही थी, वाइफ उसकी पैर पकड़ रही थी उनके कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रुपये ले लीजिए, मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, ये सब जैसे होना भी चाहिए। उसके बाद जो है वो फिर उतरे, अटैची लिए। मैं और मेरे साथ में एक सब इंस्पेक्टर, हम दोनों वहीं खड़े थे। किस तरह हमें पहले मन में इनको पकड़ लो, क्योंकि ये तो रियल एक्यूज है ही। लेकिन फिर मुझे लगा कि हमने पकड़ लिया, इनका कोई 2 बंदे वहाँ हुए, अब वो देखेंगे कोई आ नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, मार देंगे उसको, तो हमारा किया दिया सब बेकार हो जाएगा। तो वो एक सब इंस्पेक्टर हमारे साथ था, वो बहुत जोर, सर आप मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं सालों को ठीक करूँगा, ये वो। मैंने कहा नहीं। वो ऑटो चला, हमने उसको फॉलो किया, प्राइवेट गाड़ी से फॉलो किया। फॉलो करके उसी दिल्ली रोड पर, ये बात हो गई 2-2:30 बजे दिन की, राइट साइड में एक यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक रेस्टोरेंट है, अभी भी है वो। अच्छा। रेस्टोरेंट चारों तरफ उसके, 3 तरफ उसके हैज लगी हुई थी, वाह। तो हमने देखा वहाँ जाके वो रुका और रुक के जो है वो लॉन में बैठ के बियर पी रहे थे, और सेठी भी था। सेठी को पहचान ले हमारे साथ के लोग, क्योंकि फोटो वोटो हम लेके चल ही रहे थे। बोले साहब ये तो सेठी है। बस वो फिर ये हुआ कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं किया सकता, तो हम 4 लोग भी वर्चुअली जम्प्ड इन दी लॉन, फायरिंग की हमने। तो वो समझ गए कि पुलिस है। फिर वो लोग भागे, भाग के एक खेत में चले गए। हम लोग भी उस खेत में गए। फिर इस बीच में 2 सिपाही, 3-4 लोग और हमारे साथ आ गए पुलिस के। फिर हमने उसको 2-3 तरफ से घेरा एंड किल्ड। और सेठी को हमने चलते चलते कहा था उस गाड़ी में जाके बैठ जाओ, पुलिस की गाड़ी है। तो वो वहाँ बैठ गया। जिसको हमने मारा, इट टर्न्ड आउट टू बी ए वेरी वेरी नोटोरियस क्रिमिनल, ब्रिजमोहन शर्मा। अच्छा। वो दिल्ली में 3 केसेस में वांटेड चल रहा था, और उसने दिल्ली में एक बहुत फेमस वहाँ के क्रिमिनल लॉयर थे, सरदार बाबा, उसका मर्डर किया था। दिल्ली ने उस पर उस ज़माने में 2 लाख रुपए अवार्ड डिक्लेयर कर रखा था। अच्छा। इतना ज़बरदस्त वो इंसिडेंट थी कि जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पता चला, निखिल कुमार वॉज द पुलिस कमिश्नर, जो बाद में गवर्नर वगैरह भी रहे, तो उन्होंने उनसे कहा, मिस्टर साहनी जो पुलिस कमिश्नर थे, उनका नाम था मिस्टर साहनी, तो वो दोनों बैचमेट थे 63 बैच के, निखिल कुमार और साहनी। हाँ। तो साहनी ने उनको फ़ोन किया कि यार ऐसे, उनको पता था कि इसके साले का अपहरण हुआ। हाँ। तो उसको जैसे एनकाउंटर साहनी को पता चल गया, वाइफ ने किसी तरह खबर करा दी। उसने निखिल कुमार से कहा कि, फिर उसने कहा कि यार वो ब्रिजमोहन शर्मा मारा गया है। नेक्स्ट डे उसने एक पुलिस कमिश्नर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे स्पेशली इनवाइट किया। आई वॉज कॉल्ड। और मुझे अभी तक याद है कि जब हम चौराहों पर से निकल रहे थे, तो वहाँ लोग आवाज़ लगा रहे थे अखबार बेचने की, बाबा का हत्यारा मथुरा में मारा गया, हेडलाइन थी। तब पता चला ये कोई बड़ा क्रिमिनल हम लोग। तो दिस वॉज द सेकंड एनकाउंटर। तो ऐसे कोई दूसरा इनकाउंटर कभी हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, इनकाउंटर उसको उस सेंस में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने किसी को मारा नहीं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग भी लगती हैं, और कभी कभी लगता है कि आपका लक भी इसमें फेवर करता है। झांसी में एक बुजुर्ग डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर त्रिपाठी। वो झांसी से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है बबीना, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे। बहुत पुराने डॉक्टर थे, और वहाँ से रोज़ आते थे वो। मेरे पास रात के 1 बजे उनके घर वाले आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पिताजी लौटे नहीं हैं। तो मैंने कहा किसके साथ गए थे? कि ड्राइवर के साथ थे। ड्राइवर का भी नहीं आया, गाड़ी का भी पता नहीं है। तो मुझे लगा कि ये किडनैपिंग का केस है। तो हमने जो है वो रात ही में हम सब लोग गए बबीना की तरफ, और पूछताछ लोगों से पूछा कि भाई इस तरह की कोई गाड़ी, इस तरह का कोई आदमी। तो एक ढाबे पर पता चला कि साहब एक गाड़ी जो है वो, उसमें 3 या 4 लोग, पता नहीं, याद नहीं है, अब 3 या 4 लोग बैठे हुए थे,
वो 2-3 दिन से लगातार हमारे ढाबे पे आके कभी चाय पीते हैं, कभी कुछ और करते हैं, बैठते हैं वो लोग। अच्छा, फिर उसके बाद यही सब रात जब सुबह हो गई तो वो ड्राइवर जो है वो अपीयर हो गया, दिखा, मिल गया। वो पैदल, उसकी गाड़ी उन्होंने वहीं रोक दी और कहा तुम भागो। वो अपने किसी तरह पहुंचा, उसने कहानी बताई कि साहब हम इस तरह से लौट रहे थे, एक गाड़ी आई, उसने हमें टेक ओवर किया और पहले एक जंगल में ले गए, जंगल में ले जाके गाड़ी हमारी वहीं छोड़ दी, मुझे कहा तुम जाओ, और डॉक्टर साहब को ले गए। तो फिर अब इट वॉज वेरी वेरी ब्लाइंड केस, तो कैसे इसको आगे बढ़ा जाए ये समझ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से वो आ रहे थे तो मेरी स्ट्राइक किया मुझे कि इसका मतलब अभी ना कस्बे में इनका कोई ना कोई सूत्र है। तो हमने कंसंट्रेट किया कस्बे को। तो करीब पूरे दिन हम लोग करीब 25-30 आदमी लगे उस काम में, एक एक घर में पता करने में। तब हमें जाके पता चला कि साहब एक इस मोहल्ला या गली कह लीजिए, इस घर में वो गाड़ी पिछले 2-3 दिन में कई बार देखी गई है, ये इस कलर की गाड़ी थी। तब हम वहाँ गए, उसको हमने उठा लिया, उन लोगों को उठा के हम थाने लाए। पहले तो कि हम नहीं जानते, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे वो फला दूर के रिश्तेदार है, ये है वो लेके आया था अपने दोस्त को, और उसने कहा था मुझे कुछ काम है, लेकिन इसके आगे मतलब उनको ये नहीं मालूम था कि ये किडनैपिंग उन्होंने की है या नहीं की है। तो खैर अब ये हुआ इसको ढूंढा जाए। उसमें तो बहुत हमें दूर दूर जाना पड़ा। कभी पहले कहते थे कि साहब वहाँ मेरठ में वो लोग रह रहे हैं, कभी हरियाणा का कोई, करीब 6-7 दिन तक एक टीम वहाँ जा रही है, एक टीम वहाँ जा, इसी तरह चलता रहा। फाइनली जो है एक लड़का जो है हमें मिला जो इन्वॉल्व था किडनैपिंग में, लेकिन वो उसने ये कहा कि साहब मुझे उन्होंने एक गांव में जाके छोड़ दिया था। अब वो गांव कौन सा था उसको नहीं पता। तो झांसी से उसने कहा कि साहब फला सड़क पर हम लोग गए थे, खजुराहो वाली रोड पर। तो बहरहाल रात में मैं और 5-6 लोग जो है, हम लोग जो है उससे कहने गए कि गांव का बताओ। तो कभी एक सड़क पर मुड़ता कहता साहब ये नहीं है। फिर एक आध बार उसने डॉज भी करने की कोशिश की, थोड़ा टाइट वाइट भी किया गया उसे। उसके बाद फाइनली वो उस गांव को उसने आइडेंटिफाई किया कि साहब इस गांव में डॉक्टर साहब को लेके आए थे। तब हमने वहाँ फिर बाहर रह कर पता किया इस गांव में इसका कौन जानने वाला है, क्या है। तो पता चला एक फला घर है, उसमें इसके कोई रिश्तेदार रहते हैं। तो खैर फिर हमने रात को करीब 2 बजे हम गांव में घुस के जैसे घुसे वहाँ हल्ला गुल्ला होने लगा। हम तो गए थे सीक्रेटली पकड़ने उनको, शोर शराबा मचने लगा। तो उनको बताया कि भैया चुप रहो, हम इस काम से आए हैं। तब पता चला एक फला घर में एक बुढ़िया को 3 दिन से उन्होंने रख रखा है। तो एक औरत ने बताया बल्कि कि साहब ये लड़के वहाँ उस घर में जाते हैं और वहाँ कोई बूढ़ा आदमी रह रहा है 3 दिन से। तो ये हुआ, अब तो कोई बात ही नहीं। हम लोग भागे भागे हम गए वहाँ। गए जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पता चला वो बूढ़े को लेकर चले गए कहीं। अच्छा। करीब 15-20 मिनट पहले। उस दिन मुझे लगा कि बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि ये मतलब 100% मुझे ऐसा लग रहा था दे विल किल हिम, और सारी जो हमारी इमेज है, रेपुटेशन है, ख़त्म हो जाएगी इससे। तो कुछ देर तो मैं ऐसे ही बैठा रहा, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। वो लेके चले गए। फिर मैंने पूछा लोगों से कि भाई गाड़ी तो उन पे है नहीं, कहाँ गए होंगे। पीछे जंगल था। तो किसने बताया साहब ये जंगल है, इसमें से निकल के फिर एक फला सड़क पे जाके मिल जाते हैं लोग, और गए इसी तरफ है। तो उसमें जो है जब लोगों को पता चल गया कि ये किडनैपिंग का केस है, तो कम से कम गांव के 60-70 लोग, कोई तलवार लिए हुए, कोई लाठी लिए हुए, कोई टॉर्च लिए हुए, कुछ एक आध मशाल जला, मतलब वर्चुअली जैसे एक फिल्म का सीन होता है, इस तरह से गांव के जंगल में सब लोग बड़े आ गए कि जंगल को पूरा कवर करते हुए आखिर तक जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें लक से भी चलती हैं। करीब आधा पौन घंटा या 1 घंटा चलने के बाद ये हुआ कि एक आदमी कहीं पड़ा हुआ है, देखा वो डॉक्टर साहब। तो हुआ ये कि ये लोग उसको लेके जा रहे थे और इनको लग गया था पुलिस हमारे पास आ गई है।
तो उनको उस वक्त अपनी जान की चिंता थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को वहीं छोड़ा और चले गए। वे रिकवर्ड यू डॉक्टर। उसके कुछ ही दिन बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं उसको फॉलोअप नहीं कर पाया। लेकिन बाद में पुलिस ने फॉलोअप किया और शायद 1 पर्सन वाज किल्ड ऑल्सो। अच्छा, उत्तराखंड वाला जब केस हुआ था, रामपुर तिराह जो था, तो उसका भी कुछ आपको मेरे ख्याल से बहुत ही वो अनफॉर्चुनेट घटनाएं हैं उस समय की। और मुझे अचानक मसूरी में एक डीएसपी की मॉब लिंचिंग हो गई थी, मतलब ही वाज किल्ड बाय द मॉब इस आंदोलन के दौरान। ये कौन सी ईयर की बात है? 94 की। 94 की बात है। तो एक डिप्टी एसपी था, उसको मॉब ने पकड़ लिया और उसको मार दिया। तो उस पर गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी अनॉयड विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एसपी और डीआईजी और डीएम तीनों का तबादला किया गया, तो मुझे एस डीआईजी वहाँ भेजा गया था। तो जब मैं वहाँ गया था तो आंदोलन अपनी चरम पे था, और इस घटना के बाद और भी जगह जगह नारे, आंदोलन, क्या नाम है, कोई वायलेंस नहीं थी उनकी तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से किसी तरह की हिंसा नहीं थी, लेकिन जगह जगह जो है नारेबाजी हो रही है, धरना हो रहा है, और ऑफिस में घुस रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सब चल रहा था। उसमें एक जो बड़ी फेमस इंसिडेंट है वो तो सब लोग जानते ही हैं, वो रामपुर तिराहे की है। रामपुर तिराहा जो है जिला मुजफ्फरनगर में वो जगह है, रामपुर तिराहा, और मुजफ्फरनगर मेरठ रेंज में आता है। हमारा उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लोग जो जा रहे थे वो उत्तराखंड और कुमायूं से ही जा रहे थे। दिल्ली में एक उनका धरना प्रदर्शन वगैरह था इस आंदोलन को लेकर, और ये हुआ था कि उत्तराखंड, ये कुमायूं और गढ़वाल से ज़्यादा लोग गाड़ी वाड़ी के साथ जैसे ही पहुंच सकते हैं पहुंचे। हमारे पर इंस्ट्रक्शन दिया है कि साहब आपको जाने नहीं देना है। तो कोशिश की, लोगों से बातचीत की, समझाया बुझाया, लेकिन वो इतने मोटिवेटेड लोग होते हैं आंदोलनकारी, उनके समझ में कुछ आता नहीं है। कई उनमें से ऐसे थे जो मुझे पर्सनली भी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो कहते साहब इसमें हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इससे हमारा आंदोलन प्रभावित होगा। तो हालांकि गवर्नमेंट की नाराज़गी रही हमसे, क्योंकि हमने कहा कि देखिए हम श्रीनगर में या देवप्रयाग इन जगहों पर किसी गाड़ी को नहीं रोकेंगे, क्योंकि रोकने का मतलब भगदड़ है, और भगदड़ का मतलब ये लोग वही अलकनंदा और ये सब जगह पर गिरेंगे, मरेंगे उसमें लोग। तो इस पर हमसे गवर्नमेंट नाराज़ रही, लेकिन हमने तय कर लिया नहीं, हम यहाँ इस जगह पे ऋषिकेश में रोकने की कोशिश की, कुछ बैरियर्स वगैरह भी लगाए गए, लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू होल्ड दैम। वो सब तोड़ ताड़ के चले गए, और तभी रात में जाके वो रामपुर तिराहे पे जब उनको फिर कोशिश की गई रोकने की, उसी में फिर फायरिंग हुई, तरह तरह के आरोप लगे, मॉलेस्टेशन के भी आरोप लगे, और रॉबरी और लूट वगैरह के भी आरोप लगे, तरह तरह के एलिगेशन लगे। उसका जुडिशल कमीशन बना, और काफ़ी दिनों तक उसका मुकदमा वगैरह भी चला, सीबीआई ने भी उसकी इंक्वायरी की थी। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन में कुछ बड़े ख़राब एक्सपीरियंस भी हमें हुए। ख़राब इसमें कि कभी कभी गवर्नमेंट की बहुत ही इनह्यूमन अप्रोच नज़र आती, कि जैसे एक बार हमसे कहा गया कि उत्तराखंड में जो है वो जितने राशन के ट्रक हैं ये रोक दिए जाए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन राशन का नहीं होगा। तो चावल, चीनी, गेहूँ, दाल सब यहीं से जाता है, ऋषिकेश से उत्तराखंड में जाता है। तो वो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते। ये पहली बात तो हमारा पार्ट ऑफ हमारी ड्यूटी नहीं है राशन का रोकना, और दूसरा ये है कि इसके लिए फूड डिपार्टमेंट है, अगर आपको कराना है उनसे कराइए। तो ये कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था? ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से आते थे। गवर्नमेंट से मतलब? गवर्नमेंट से, होम डिपार्टमेंट। अच्छा। उस समय के जो होम में जो भी अधिकारी थे वो लोग इस तरह के इंस्ट्रक्शन देते थे। कभी एक आध बार उन्होंने कहा कि ये मनी ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन रुकवा दीजिए, क्योंकि गढ़वाल वगैरह में काफ़ी मनी ऑर्डर से लोगों के पास पैसा पहुंचता, उस ज़माने में और कोई जरिया तो था भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं, मनी ऑर्डर का पैसा रुकवाना या बंटवाना, दिस इज नॉट आवर जॉब। तो उसको लेकर नाराज़गी भी रहती थी, लेकिन यह है कि ये कह लो कि या तो
उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे ही हैड सम फेथ ऑन मी, तो इसलिए शायद आई कुड सर्वाइव देयर फॉर ए ईयर। अदरवाइज अगर चीफ मिनिस्टर का फेथ नहीं होता तो ऐसे केस में तुरंत हटा दिया जाता है, देर नहीं लगती। नहीं तो होम मिनिस्ट्री मतलब अलग से काम कर रही थी क्या, चीफ मिनिस्टर से कोई सिंक नहीं थी क्या ऐसा? नहीं थी, हाँ, थी चीफ हाँ, मिनिस्टर मुझे मानी या उनको बता के ही किया जाता था ये सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की सहमति नहीं होगी इसमें, हाँ, चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ही स्टेप्स लिए जाते हैं इस तरह हाँ, के, हाँ, हाँ, कि अनाज ना बटे, एमओ ना बटे। लेकिन यह है कि चीफ मिनिस्टर अगर कहूँ कि भले आदमी थे, मतलब जैसे कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम करने का, कभी क्लोजली या कभी दूरी से भी, बट आई थिंक मुलायम सिंह वॉज ए वेरी वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। अच्छा है। हाँ, मतलब वो जो है ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आपको अपनी प्रेजेंस से, जिस कहते हैं ओवर ऑ करना, उनको डराना, या एक आपको सहमा सा एहसास होता है कि जैसे मायावती के साथ लोगों को ये था, कई बार ये कहते थे कि डरते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे, पता नहीं क्या इंसल्ट हमारी कर दी। मुलायम सिंह के साथ ऐसा नहीं था। ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी जेंटल। आप अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर उनको अच्छी भी नहीं लग रही, तब भी कहते नहीं 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 आप गलत बोल रहे हैं, मगर इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी। ये उनमें भलमनसाहत थी। मैंने उनको इस तरह के कई मौक़ों पर देखा है कि वो आप अपनी बात अगर कहना चाहते हैं, वो उसको सुनते थे। अच्छा जी। आपके फेवर में फैसला हो ना हो, लेकिन सुनते थे। और जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। एक छोटी सी इसी से मतलब एक यहाँ पर वकीलों और पुलिस का झगड़ा हुआ था मुलायम सिंह के टाइम में। कहाँ? ये कचहरी में, केसरबाग इसके आगे, और काफ़ी उसमें लाठीचार्ज वगैरह हुआ था, काफ़ी वकील उसमें घायल हुए थे। तो बाद में आंदोलन शुरू हो गया जैसे होता है। तो जो उस समय डीआईजी थे लखनऊ के, जगमोहन यादव, उनको हटा दिया गया। यही एग्रीमेंट हुआ कि इनको हटाइए तभी हम अपनी स्ट्राइक बंद करेंगे। उनको हटा दिया गया, और जबकि जगमोहन यादव वॉज वेरी क्लोज टू मुलायम सिंह, देखो हटा। और ये हुआ कि इनको अभी कोई पोस्टिंग ना दी जाए, वरना इस बेवजह फॉलो करेंगे वहाँ के लोग। मान लीजिए वो कहीं बरेली चले जाते तो वकील बरेली के एजिटेशन शुरू कर देते। तो ये हुआ कि इनको अभी ना दिया जाए। इस घटना के मुश्किल से 15 या 20 दिन बाद ही जगमोहन यादव की लड़की की शादी थी। तो मैं उस समय आईजी एसटीएफ था, तो वो कार्ड देने आया मेरे को। तो मैंने जगमोहन से कहा यार तुम्हारी पोस्टिंग नहीं हो रही क्या? बोला सर क्या बताए, मुख्यमंत्री जी नाराज़ हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कहने की। एक्चुअली क्या है, ये इस तरह के उसमें जब अधिकारी को पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री डजंट वांट टू लिसन दिस, तो किसी की हिम्मत नहीं होती वो कहने की। तो मैंने कहा यार तो ये तो अच्छा नहीं है, आपकी लड़की की शादी है, 4 लोग आते हैं पूछते हैं भाई आजकल कहाँ पोस्टेड हो, तो किस आप वेटिंग में है या विदाउट पोस्ट है। तो बोले सर अब ठीक है जो है वो ठीक। उसी दिन मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया, मैं गया। वो जो एक टास्क उन्होंने हमें दे रखा था उसके बारे में कुछ बातचीत की उन्होंने मुझसे, और वो मुश्किल से 3-4 मिनट में डिस्पोजल, मतलब ज़्यादा नहीं रहना पड़ता था, मैक्सिमम 5। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं वहाँ से हिला नहीं। तो वो देखने क्या बात है, क्यों खड़े हैं? तो मैं उनके पास जाके धीरे से मैंने, सर आप बुरा ना माने तो एक बात को। तो बोले हाँ बताओ। तब मैंने ये बताया कि साहब जगमोहन यादव की लड़की की शादी है, और ठीक है उसने गलती की, अच्छा नहीं की वो अलग बात है, आपने उसको हटा दिया, लेकिन उसकी सर पोस्टिंग कहीं होनी चाहिए, लड़की की शादी है। तो एक मिनट मेरा शक्ल देखते रहे, बोले जाइए। लेकिन मुझे बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया, कहा तुरंत पाउडर कर दीजिए इसकी पोस्टिंग। अच्छा। और दैट वेरी डे ही वॉज पोस्टेड समवेयर। तो इस मामले में एक भलमनसाहत थी, एक भलापन था उनमें। और आप, मैंने कहा नहीं, और कोई मुख्यमंत्री होता कहता आपसे क्या मतलब है, आप क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं, आप अपना काम देखिए, मतलब इस तरह की बातें लोग कहते हैं। ही वॉज वेरी जेंटल एंड नाइस। मुलायम सिंह जी का एक आप ये जो बता रहे हैं, मैंने भी सुना है इस टाइप की बातें, और एक उनका दूसरा रूप ये लोग जो बताते से ये रामपुर तिरहा कांड हुआ, ये हुआ, तो
इसमें ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर थे कि इनको किसी भी तरह रोकना है, चाहे कुछ भी करे, है ना, गोली चलाओ या कुछ ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ये बात तो सही है कि ऑर्डर तो थे ही गवर्नमेंट के और मुख्यमंत्री के। वो हमारे पास भी आए थे कि भाई इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, दिल्ली में जो रैली है उसको उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है, दे आर नॉट सपोज टू रीच दिल्ली, नहीं जा सकते वहाँ ये। हाँ। तो ऑर्डर्स तो थे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मुख्यमंत्री ये सोच का ऑर्डर नहीं देता कि इससे कत्ले आम हो जाएगा, या इससे ये सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, या इससे बलात्कार या मॉलेस्टेशन वगैरह के ये तो मैं नहीं समझता कोई वो कह सकता है कि भाई सख्ती करिए। सख्ती का मतलब ये है कि आप अपनी तरह से एक आध लोगों को डालिए, डबकाइए, 2-4 लाठी मारिए और मामले को सेटल कीजिए। लेकिन ये कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके कहने से या उसके टाइम में इस तरह की घटना हो, रामपुर तिराहा जैसी, जिसमें उनकी बदनामी भी हुई, पब्लिक परसेप्शन भी खराब हुआ, लोगों की डेथ भी हुई और तरह तरह के तमाम तरह के आरोप भी लगे। लेकिन जैसे ठीक है, भाई मुख्यमंत्री नहीं चाहते होंगे ऐसा हो, लेकिन जो जिन लोगों ने किया ये, तो उन लोगों पे कोई एक्शन भी नहीं हुआ शायद? नहीं हुआ, उसमें काफ़ी ट्रायल फेस किया। जो उस वक्त डीआईजी थे मेरठ के, बुआ सिंह, ही वाज इन डॉक, वो हाई कोर्ट तक मैटर गया। अब मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम उसमें क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें पर एक्शन काफ़ी जांच पड़ताल की, सीबीआई को जांच दी गई, सीबीआई ने उसमें चार्जशीट लगाई। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ, लेकिन होता क्या है कि ये घटनाएं तो सब पब्लिक परसेप्शन में रहती हैं। जो काम होता है, जो कार्रवाई होती है, वो पब्लिक परसेप्शन में नहीं आती है, लोगों को पता नहीं चलता है कि हुआ क्या एक्चुअली। मेरे ख्याल में बताना चाहिए ये भी, जब ये बताया जाए ये भी बताया जाना चाहिए कि हमने ये किया। नहीं तो अभी जैसे आप हुआ क्या एक्चुअली में, मुझे भी नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता है, आपको पता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद केस चला था और उसमें वहाँ के डीएम थे एक सिंह, उसका उनको सेंसर वगैरह किया गया था, शायद एसएसपी वगैरह कुछ था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं मालूम कि उनको अल्टीमेटली क्या हुआ था। आप उसके बाद डीजी बने यूपी के, कितने साल रहे डीजी आप? 1 साल। 1 साल डीजी रहे, और ये हाईएस्ट पोस्ट होती है इसके हाँ, वो बाद? तो हाईएस्ट पोस्ट है। हाईएस्ट पोस्ट है डीजी। फिर रिटायरमेंट हुआ आपका। अब जब आप नौकरी में होते हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तो एक लाव लश्कर होता है ना, आपका हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, नौकर चाकर सब, बंगला गाड़ी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लोग हैं काम करने वाले, एक आवाज़ में सारे काम हो जाएंगे। फिर रिटायरमेंट हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ें अवेलेबल तो होती नहीं है, तो फिर वो एक फेज़ आता होगा बिल्कुल अलग से, अचानक से। तो तब क्या होता है, क्या सोचते हैं आप, कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और ये बहुत बड़ा एक सर्विंग, सिर्फ आईपीएस ही नहीं, हाँ। सभी सर्विसेज में ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। भाई इंजीनियर होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, बड़ी कोठी मिली होती है, 4 आदमी उसके यहाँ काम कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये तो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फेस करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली जो सीनियर लेवल पर रहते हैं उनको फैसिलिटीज़ की ज़्यादा आदत होती है। लेकिन मेरा इसमें ये एक मानना है, मैं सबसे कहता भी हूँ ये बात, कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में नौकरी के अलावा कुछ ज़रूर रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आप गार्डनिंग करिए पूरी तरह। हमारे साथ के 1-2 लोग हैं जो ये, हम डीजी था हमारे साथ में, उत्तराखंड में डीजी रहा था सुभाष जोशी, वो पूरी तरह गार्डनिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व है। रोज़ वो अपने बाग के फूल, तरह तरह के प्लांट्स की फ़ोटो भेजता है। अच्छा है। हाँ, वो इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग और तरह, तो जैसे हम एक लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हमारा पिछले कई ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ 3-4 डिकेड से उससे हमारा एक रिश्ता था और हम उसमें इन्वॉल्व थे। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करते हैं, और आपको यह एहसास और यह में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो जो सब कुछ था वो था, लेकिन वो हमारा पास्ट है, प्रेजेंट यही है, और इस प्रेजेंट में आपको अपनी तरीके से रहना है। और अगर जो लोग ये नहीं कर पाते वो लोग दुखी होते हैं, फिर उनको, उनकी समाज भी इज्जत नहीं करता, विभाग भी इज्जत नहीं करता। अच्छा, लेकिन बताइए जैसे रिटायरमेंट के बाद कोई काम पड़ा आपका, सरकारी काम, पहले बहुत इजीली हो जाते होंगे,
ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है अब? फ्रैंकली ऐसा कोई डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे कोई ऐसे काम तो होते नहीं हैं जिसमें भाई कोई हम बिज़नेस नहीं कर रहे, कोई हम और तरह की चीज़ नहीं कर रहे कि जिसमें उससे मिलना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सी लाइफ है, घर है और तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम का दिक्कत ना होती है, ना होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने जो बात की है आपकी ज़्यादातर तो एक वर्दी से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, वर्दी की शक्ति। एक दूसरा आपका रूप है जो आपकी बहुत ही, मेरे ख्याल से आपको डिफाइन भी करता है, वो साहित्य। और आपने किताबें लिखी, उपन्यास लिखी हैं, और अभी भी आप कथाक्रम एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाते हैं, उसके प्रोग्राम होते हैं। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, हमारे घर में लिटरेरी माहौल था। जैसे मैंने कहा, माई फादर डाइड वेरी यंग, बट ही वॉज ए वेल नोन राइटर। अच्छा। हाँ, अपनी उस एज तक उन्होंने बहुत अचीव किया था, और अगर 10-12 साल और वो रहते तो ही वुड हैव गॉन वेरी हाई। लेकिन 38 इज़ नो एज, इसलिए जो है वो वैसे करते क्या थे वो जो है वो क्या नाम है, जजिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और वो जो है उनका ये पैशन था राइटिंग। शुरुआत उन्होंने डिटेक्टिव राइटिंग से की। अच्छा जी। और उन्होंने करीब 100 उपन्यास डिटेक्टिव लिखे हैं। अच्छा जी। 100। और रेगुलरली हर महीने उनका एक छपा करता था। लेकिन धीरे धीरे वो डिटेक्टिव राइटिंग को छोड़ते गए, क्योंकि उनको पता था कि इससे मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, BA पार्ट 1 में आया, तो एक कहानी प्रतियोगिता हुई कॉलेज में, और उसमें मेरी कहानी को फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा जी। और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर भी थी। ये हमारे फादर को पता चला, तो उन्होंने कहा, जरा कहानी दिखाओ मुझे। पढ़ी उन्होंने। जो कॉलेज के एक टीचर थे, जो साहित्य के थोड़े वो हमारे फादर को जानते भी थे, आते जाते थे फादर के। तो कहा कि नहीं, मैं कहा बेटा पढ़ लो पहले, क्योंकि हमारे फादर की एजुकेशन रुकी थी इसी चक्कर में। बाद में उन्होंने रामपुर आके पूरी की। मैं कहा पहले पढ़ो, तो फिर वो छूट गया था करीब। फिर मैं जब PCS मतलब जब मैं अलीगढ़ में डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक आध छुटपुट कहानियाँ आने लिखी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो करीब कोई छूट गया। और उसके बाद फिर पुलिस की ट्रेनिंग, रात दिन की भाग दौड़, फिर नए नए मतलब ऑलमोस्ट देयर वाज अ गैप ऑफ 10-12 ईयर्स, जिस दौरान मैंने कुछ नहीं किया। देहरादून में जब मैं DIG था, तो हमने वहाँ एक लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो पहली बार ये जो हमारी मैगज़ीन है कथाक्रम का, फर्स्ट इशू तब निकला। बाद में लखनऊ आ गए, लखनऊ में भी ऐसे निकला एनुअल तरीके से। फिर इसको हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया इसका, और उसके बाद ये फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, करीब 28 साल से ये मैगज़ीन निकल रही है, रेगुलरली निकल रही है। और इस समय मेरे ख्याल में हिंदी की कहानी के ऊपर हिंदी की जो टॉप मैगज़ीन है उसमें से ये भी है। इसी के साथ फिर हम एक वो सेमिनार भी कराने लगे, तो वो भी हमने आजमगढ़ शुरू किया था, वो भी धीरे धीरे चलता रहा। कथाक्रम, उसका नाम भी कथाक्रम है, पत्रिका का नाम भी कथाक्रम है। और वो सेमिनार जो है वो अब चल रहा है। पिछले साल 2025 में 33वां सेमिनार हुआ। शायद हिंदी में एक इंडिविजुअल एफर्ट से किए जाने वाला, इतना रेगुलरली होने वाला ये अकेला प्रोग्राम। अच्छा। और कोई प्रोग्राम नहीं। और ठीक है, मेरी लिमिटेशंस हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको डाउन साइज किया है इसको। बहुत पहले 2 दिन का करते थे, अब 1 दिन का कर दिया है। पहले बाहर से 30 से 40, 50 लोग बुलाते थे, अब 10-12 से ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, क्योंकि थोड़ी अपनी सीमाएं होती हैं, और वक्त के साथ, उम्र के साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन चल अभी भी रहा है, और आज भी ये इसको पूरी हिंदी वर्ल्ड जो है वो जानता है कि लखनऊ में
एक इस तरह का सेमिनार होता है। अच्छा, ये आपकी ये बुक है खाकी आख्यान, इसमें है क्या? ये पुलिस से ये रिलेटेड पुलिस मेमोयर्स, अच्छा, पुलिस सर्विस के मेमोयर्स, हाँ। जो यादें हैं वो मैंने इसमें लिखी। तो आपने जो सर्विस की उसमें जो आपके पर्सनल राइट फ्रॉम हाँ ट्रेनिंग, हाँ बल्कि राइट फ्रॉम जो तैयारी करने से, जो हम तैयारी कर रहे थे हाँ हाँ रामपुर में, हाँ। उससे ये शुरू होती है और आखिर तक रही है। और ये एक नॉवेल लिखी है चतुरंग, हाँ, मैंने 6 नॉवेल लिखे हैं, उसमें पहला यही ये फर्स्ट नॉवेल है सर? फर्स्ट नॉवेल। ये ऑनर किलिंग होती है उसके ऊपर है। अच्छा, ऑनर किलिंग पे। तो मैं मेरठ में जब था, हाँ मैंने एक इंसिडेंट को बहुत क्लोजली वॉच किया था, जिसमें एक दलित लड़का और एक लड़की, दे वर इन लव एंड दे इलोप। तो इसको लेकर बहुत गांव में बड़ी रिएक्शन थी, और जो हायर कास्ट के लोग थे वो प्रेशराइज कर रहे थे लोअर कास्ट के ऊपर कि तुम्हारी लड़की और लड़की की वजह से हमारी पूरे गांव की बदनामी हो रही है, उनको बुलाओ। दे वर कॉल्ड एंड दे वर किल्ड इन द पंचायत। अच्छा, तो दिस इंसिडेंट आई हैड सीन, जो एज डीआईजी मेरठ मैंने देखा था इसे। इसको मैंने काफ़ी फिर स्टडी किया, फिर थोड़ा और तरीके से भी इसको सोचा, एंड देन फाइनली ये लिखा। अच्छा। और ये भी तूतियों नॉवेल है का- एक छोटा हाँ, सा, ये भी एक छोटा सा है। इसमें क्या है इसमें? बेसिकली इस चीज़ को लेकर लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह की स्कीम्स चलाती है, उसकी खूब पब्लिसिटी करती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऑन ग्राउंड वो चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती जितना गवर्नमेंट बताती है। उसमें बहुत पब्लिक को पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे बच्चों के स्कूल का है, वो कहते हैं साहब राइट टू एजुकेशन है, यानी कितने स्कूल से एडमिशन नहीं करते, घूमते रहते हैं बच्चे, नहीं करते, वो कहते हैं नहीं करेंगे, करते हैं। एक केस मुझे इस तरह ही मालूम है, 1 आध साल में उसको निकाल देते हैं। पता चला उसको सब सब्जेक्ट में फेल कर दिया, कहा कि नहीं ये पास नहीं हो सकता, तो पेरेंट्स सोचता है क्या फ़ायदा यहाँ पढ़ाने से, कहीं और पढ़ाए। तो इसलिए इस तरह की कई स्कीम्स हैं जो इतनी आसानी से होती नहीं है जितनी कि आसानी से गवर्नमेंट दावा करती है कि ये हमने ये कर दिया, ये कर दिया। ये जो मकान मिल रहे हैं गरीबों को, कहते हैं साहब फ्री मकान दिए जा रहे हैं। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू गेट ए हाउस। यानी मैं कितने अपने जानने वाले गरीब बच्चों लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है, ना उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ये है कि कैसे मिलेगा। और इस सब चीज़ों में पॉलिटिकल संरक्षण और पॉलिटिकल सोर्सेज, सिफारिश, ये काम होती है तब होता है ये काम। तो गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत बना रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका किस लेवल पर हो रहा है, या पब्लिक को कितना वो काम करने की उसमें उसको सुविधा है या नहीं है, उसी को लेकर ये हो जाता है। अच्छा, एक ये साहित्य हो गया और एक पुलिसिंग हो गई, तो क्या एक जो साहित्यकार होता है और तो उसका जो पुलिसिंग का एक तरीका होता है, क्या कुछ अलग होता है? इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि कोई भी राइटर बिना ओवर सेंसिटिव हुए लिख नहीं सकता। जब तक आप ओवर सेंसिटिव नहीं हैं, आपने किसी आदमी को देखा और इसको ऑब्ज़र्व किया, और जो है आपको उसमें कुछ खूबी नज़र आई, और फिर आप उस पर कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। जो है एग्जाम्पल देके मैं जैसे बताता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर लिज्जत पापड़ वालों का एक सेंटर है। आम भाषा में लोग उसको कहते हैं लिज्जत पापड़ की फैक्ट्री। उनका क्या सिस्टम है कि वो आटा जो है पापड़ का, वो कहीं से मड़वा के मंगाते हैं और वो औरतों को बुला के देते हैं। औरतें घर ले जाती हैं और घर ले जाके पापड़ बना के लेके आती हैं, उसका वो उनको पैसा मिलता है। तो मैं 3 औरतों को देखा करता था, ये बात 10-12 साल पुरानी बात। दे वर ऑल फ्रॉम हिल्स। तो वो लोग जो है अपने मस्ती में आती थी, ऐसी थी 30 और 40 के बीच, और
जैसे कुछ आपने भी देखा, कुछ पहाड़ी औरतें बहुत तेज तेज बोलती हैं। हाँ। तो खूब तेज तेज बोला करती थी और खूब खुश नजर आती थी। तो जो है, पता नहीं क्यों मुझे उन औरतों में इंटरेस्ट हुआ। तो एक दिन मैंने उनको रोक के पूछा, तो वो तो उनको अच्छा नहीं लगा मेरा रोकना। फिर मैंने कहा भाई परेशानी की बात नहीं, ऐसी क्या करती हैं आप, क्या है, कितना पैसा मिलता है। तो एक आध बार तो, लेकिन जब, क्योंकि मैं भी रोज़ ही वहाँ से निकलता था घूमने, वॉक करने का टाइम है मेरा वो। तो फिर वो मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने, हफ्ते में एक आध बार कभी। तब मुझे उनकी थोड़ी बातें, तब मैंने फिर पूछना शुरू किया कि भाई ये लोग क्यों निकलती हैं घर से। मैंने कहा ये बताओ, आपको जो है 50 रुपये मिलते हैं, इसके लिए आप 3 किलोमीटर आती हैं, 3 किलोमीटर जाती हैं। तब मैंने उनके अंदर जब और उनसे सवाल जवाब किए, तब मुझे लगा इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ देयर फ्रीडम विच अट्रैक्ट्स देम टू दिस जॉब। कि वो घर का जो कलह वाला माहौल है उससे वो निकलती हैं, कपड़े पहनती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटी घर में रहते हुए उनको नहीं होती। आपने जो सवाल पूछा, पुलिस में भी ओवर सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ी एक वर्च्यू है एक आदमी के लिए। और मैं हर एक से कहता हूँ कि ओवर सेंसिटिव होना चाहिए। अगर आप सेंसिटिव नहीं है, कोई आदमी रोता हुआ आ रहा है, आपने उसको भगा दिया या क्या लगे नहीं सुना, मैं हर एक से कहा करता था कि भाई थाना कोई आदमी शौक में नहीं आता है, कोई पिकनिक की जगह नहीं है थाना। आदमी आएगा तो परेशानी होगी, कोई बहुत ही दिक्कत होगी, तभी आएगा वो थाने। तो कम से कम उसकी बात सुनो। आधी आदमी की समस्या बात सुनने से खत्म हो जाती है। अच्छा, अब जैसे आपके बच्चे 2 हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। 2 बच्चे हैं, बेटी जो है वो यूएस में सेटल्ड है, वहीं की नागरिक भी है वो, और मेरा सन इन लॉ भी वहीं पर है। बोथ आर वर्किंग इन MNCs। आई हैव गॉट 2 लवली ग्रैंड डॉटर्स। और लड़का जो है वो तो आपका छात्र रहा है, तो वो बेंगलोर में है। ही ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल डॉटर नाउ। एज यू नो, आई लॉस्ट माई वाइफ अबाउट 4 years बैक। तो मेरा सन वॉज वेरी कीन कि आई शुड स्टे विद देम। तो कहता भी था कि यहाँ क्यों रहना चाहते हैं, अब क्या है यहाँ। तो मैं उनको यही समझाया, मैंने 1-2 बार, अब खैर कहता भी नहीं है, तो मैंने समझाया देखो मेरी ज़िंदगी और मेरी दुनिया यही है अभी फ़िलहाल। मैं लिखना पढ़ना कर रहा हूँ, मैगज़ीन निकाल रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ, और खेलना कूदना है। तो अब यह है कि बस ये प्रॉमिस उसने करा रखा है कि जब आप अनहेल्दी फील करें तो मेरे पास आ जाना। ठीक है। वैसे आप टचवुड बहुत अभी हेल्दी हैं और फिट भी हैं, और मैंने तो आपको बैडमिंटन खेलते हुए देखा है, और मेरे ख्याल से कई लोगों के लिए आप बड़े इंस्पिरेशन भी हैं। खासकर मैं भी सोचता हूँ, कभी कभी आपको देखता हूँ तो रियली मैं बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं फिटनेस देख करके, अब क्योंकि आपके साथ खेला भी बैडमिंटन मैंने, और रियली मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी। लेकिन एक जैसे अभी आप अकेले रहते होंगे, है ना, तो कभी कभी लोनलीनेस फील होता होगा। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, लोनलीनेस तो फील होगी ही। कि वो, मैं एक कहानी मैंने लिखी है, अभी छपी नहीं है कहानी का, इट्स ए स्मॉल नॉवल। उसमें मैंने इस चीज़ को ट्रैक किया है कि आदमी किस तरह अकेलेपन से चलता है और आखिर में आके एकदम अकेला हो जाता है। आपके भाई बहन होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, घर में खूब शोर शराबा, जाने क्या क्या, दबा तरह की एक्टिविटीज़, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसकी शादी, इसकी बर्थडे, और धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस करते हुए फिर एक अकेलेपन में आ जाते हैं। अकेलेपन से आप शुरू करते हैं और आप अकेलेपन पर ही आके रुक जाते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि आप अकेले हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि ये बहुत कुछ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। आप ओवर सेंसिटिव भी हैं, तो मैं जैसे कभी कभी होता है ना, घर में जाते होंगे तो बड़ा अकेलापन एक कभी कभी महसूस तो होता ही होगा काफ़ी, है ना। देखिए ऐसा है कि हमारे घर में, हमारी जब वाइफ की डेथ हुई तो हमारी बेटी ने, जब जैसे होता है पहले कि पापा मेरे साथ चलो,
ये करो वो करो, पहले कहती रही हो, फिर ये बोली कि अच्छा 6 महीने ग्रीन कार्ड बनवा देती हूँ आपका, 6 महीने के लिए आ जाए कीजिए। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। तो उसने फिर ये कहा कि एक हमारी बात मान लीजिए। मैंने क्या कि घर में, हमारे घर में 3 मेड्स एंड 1 सर्वेंट वर वर्किंग एट द टाइम माय वाइफ डेथ, ऑल प्राइवेट, 3 मेड्स एंड 1 सर्वेंट। मेरे लिए ज़रूरत नहीं है इसकी, आई जस्ट नीड 1 मेड एंड मे बी 1 सर्वेंट। लेकिन शी सेड नो, यू विल नॉट रिमूव एनीवन। अब उससे क्या हुआ है कि ये लोग सुबह 6 साढ़े 6 से और रात के 8 साढ़े 8 तक, और लड़का तो रहता भी वहीं है, रात में कोई ना कोई हमारे घर में रहता है। जैसे आपका भी देख रहा हूँ मैं, और मैंने बहुत मेरे सर्कल में ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके बच्चे बाहर हैं और वो इंडिया में अब अकेले रह गए हैं, लेकिन वो अकेले रहना भी चाहते हैं और बच्चे बुलाते रहते हैं उनके, है ना। जब आपकी अपनी दुनिया और भी होती है, जैसे मेरा साहित्य लिटरेचर है, खेल है, है। आप लोगों के साथ रोज मिलना, बातें करना, हंसी मजाक करना, मिलना जुलना, वो भी एक लाइफ है। इसी तरह साहित्य की दुनिया भी एक लाइफ है। थिंग्स सेटल डाउन, ऐसा नहीं है कि आज सेटल नहीं होता है, सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। अच्छा, आप कोई फिल्म के लिए कहानी लिखना चाहेंगे, शॉर्ट फिल्म के लिए? कभी सोचा नहीं है, लिखी जा सकती है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, सोचा नहीं है तो, लेकिन लिखी तो जा ही सकती है, कोई ऐसी बात। अच्छा, कोई फिटनेस के लिए टिप दे सकते हैं आप? अरे यू आर योरसेल्फ वेरी फिट। हम आपसे नहीं, आप भी फिट है, कोई टिप विप नहीं। कीप मूविंग, बस, और कुछ नहीं। आदमी को चलते रहना चाहिए। और एक बात और, मैं हर एक से, क्योंकि मैं खुद बेस्ट फिटनेस का जो मंत्र है वो है वॉकिंग। नॉट बैडमिंटन, नॉट टेनिस, नथिंग। ये वॉकिंग ऐसी चीज़ है जो आप 95 साल की उम्र तक भी कर सकते। बैडमिंटन थोड़ी खेल लेंगे आप 90 साल में, 85 साल में, मुश्किल है खेलना। आई डोंट थिंक भाई, अब जैसे मैं 75 का हो गया हूँ, आई डोंट थिंक कि 3-4 साल के बाद मैं बैडमिंटन खेलने की स्थिति में होऊंगा। बहुत खेल लूँगा तो 80 तक खेल लिया, अगर खेल लिया तो वो भी मुश्किल लगता है। बैडमिंटन आपका छूटेगा, टेनिस छूटेगा, कोई भी हर गेम आपका छूटेगा एक देर सवेरा। वॉकिंग अकेली एक ऐसी चीज़ है जो नहीं छूटती। इसीलिए मैंने पिछले 10 साल से वॉकिंग शुरू कर दी है। अच्छा जी। आई वॉक फॉर 4 किलोमीटर्स एवरी डे, 45-47 मिनट वॉक करता हूँ। और मुझे मालूम है कि जब मेरा खेल बंद हो जाएगा तो यही, अब जैसे मैं यूएस जाता हूँ, अब वहाँ खेलने कौन दूर जाए, इतनी दूर, गाड़ी वाड़ी की दिक्कत होती है वहाँ। वॉकिंग ऐसी चीज़ है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ मैं 6-6, 7-7 किलोमीटर वॉक करता हूँ। सुबह 1.5, 2-2, पौने 2-2 घंटे वॉक करता हूँ। तो मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज, थैंक और यू रियली सो मेरे मच। ख्याल से सभी ने एंजॉय किया होगा, तुम लोगों ने भी, क्यों? थैंक यू, हमारी पूरी टीम ने एंजॉय किया, तो थैंक यू वेरी मच सो मच।